नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा। आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो में हैं और हमारे साथ है देवेंद्र मोहन माथुर जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि देवेंद्र जी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी ने 11 पुस्तकें लिखी हैं और इनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में सभी पढ़ते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, उपभोक्ता सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो तो उसके उपभोक्ता हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि अगर सेवाओं में गड़बड़ी होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी वो उपभोक्ता आयोगों से ले सकते हैं। तो आज हम सेवाओं के ऊपर बात करेंगे। सर, जो छोटी छोटी अगर सेवाएं हम लेते हैं या जैसे बैंकिंग की हो गई, पानी, बिजली, टोल टैक्स, इनसे जुड़ी सेवाएं हो गई, उन बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम टोल टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि टोल टैक्स एक उपभोक्ता किस तरीके से क्षतिपूर्ति पा सकता है अगर किसी तरह की उसको दिक्कत हो गई है या उसका नुकसान हो गया है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवाओं की परिभाषा भी दी गई है। सेवाओं से मतलब होता है कि जो सेवाएं लेकर खुद कंज्यूमर कंज्यूम करे। इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। लेकिन बेनिफिशियरी उपभोक्ता के रूप में अगर आपने अपनी सेवाओं में अपने परिवार को, मित्रों को शामिल कर रखा है तो वो उसके ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी कंज्यूमर हो जाते हैं जी। लेकिन सेवाओं का मतलब मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ, उसका व्यापक अगर देखा जाए तो पानी, बिजली, टेलीफोन, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे अगर इसमें सेवाओं में कमी होती है। क्योंकि जिस सेवाओं को आप लेते हैं उसमें भी हम चाहते हैं कि जो सेवाएं देने वाला है, जो सेवा प्रदाता है, वो परफेक्शन के साथ दे, किसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इवन मेडिकल भी है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको लेने के पश्चात हमें उनके अंदर झांकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो परफेक्शन है कि नहीं, वो सेवाएं देते हैं कि नहीं, उनका स्टाफ कैसा है, उनका चलाने वाला कैसा है, उनका ड्राइवर कैसा है, तो उसके बारे में हमें जानकारी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मैं वो सेवाएं देता हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली डीम्ड हो जाता है कि वो सेवाएं उच्च श्रेणी की होंगी और मुझे किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं होगी। और अगर इनकन्वीनियंस होती है और नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई क्षतिपूर्ति सेवाओं में कमी की जा सकती, मानी जा सकती है। जी, तो सर शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं टोल टैक्स के बारे में जानना चाह रही थी। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवाओं की परिभाषा दी गई है, लेकिन कई बार यह चीज आती है कि टोल टैक्स दिया गया, इसी नाम तो टोल टैक्स है, लेकिन ये असल में देखा जाए तो सेवाएं हैं जी। कि आपको सुरक्षित, बिना किसी बाधा के, बिना किसी जाम के, आपको जल्दी से जल्दी आपको टोल टैक्स देने के पश्चात उस हाईवे पे आपको सुरक्षित दिया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि टोल टैक्स में फास्ट टैग लेने के बावजूद भी रोका गया, फास्ट टैग में बैलेंस होते हुए भी आपको रोक लिया गया, विलम्ब कर दिया गया, जाम की स्थिति आ गई, कोई जानवर हो गया। और टोल टैक्स पर देने के पश्चात आपके पास जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसमें आपकी एम्बुलेंस की सुविधा भी है, आपको जो सुविधाएं और मिलनी चाहिए उसके लिए बारे में भी आपको होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, पेट्रोल भरवाना है, तो वहाँ जगह जगह जो फ़ोन लगे रहते हैं, अगर वो फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सेवाओं में कमी मानी जाएगी। क्योंकि टोल टैक्स देने से सुरक्षित यात्रा, जल्दी यात्रा तो होनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो आप उपभोक्ता कानून के अंतर्गत सेवाएं ले सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि सेवाएं कौन कौन सी है टोल टैक्स अगर वो भर रहे हैं। देखिए, टोल टैक्स के पीछे कई सेवाएं लिखी रहती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं। आप उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि टोल टैक्स लेने के बाद आपके क्या अधिकार चालू हो जाते हैं, जाम की स्थिति क्यों हो, सड़कें टूटी हुई क्यों हो, जानवर कई दिनों से मरा पड़ा है वहाँ क्यों हो, क्योंकि उनके पास सारे साधन हैं। मेरे को 2 किलोमीटर की यात्रा, 5 किलोमीटर की यात्रा, 15 किलोमीटर की यात्रा सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी टोल टैक्स वालों की होती है। जी, एक सेवा बैंकिंग, हर दिन हमें उससे दो चार होना होता है और उसमें बहुत सी शिकायतें आ रही है, खासकर जो आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसमें उपभोक्ता के पास क्या अधिकार है? देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आज उपभोक्ता कानून में
कई व्यापक परिवर्तन हुए, लेकिन आप भी आज भी आम उपभोक्ता बैंक में राशि जमा कराने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। तो बैंक को भी सेवाओं में कमी मानेगी जाकर कई फैसले माननीय हमारे आयोगों ने दिए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बैंक की सेवाएं ले रहे हैं तो आपके अधिकार भी व्यापक हैं, लेकिन सवाल है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे ये राशि डेबिट क्यों हुई, ऐसी कौन सी बैंक ने सेवाएं दे दी जिससे वो राशि आपकी डेबिट हो गई। उसका वाउचर मांगने का आपको अधिकार है। जी। आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेरे ब्याज कम क्यों लगा, कम लगा, विलम्ब से लगा, या आपके एफडी मैच्योर होने के बाद आपको पेमेंट नहीं मिल रहा। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंक के अंदर लॉकर की सुविधा अवेलेबल है, लेकिन लॉकर सेफ नहीं है, लॉकर में पानी भर गया, तो ये सेवाओं में कमी मानी जाएगी। और आपके लोन ले रखा है आपने तो उसकी ब्याज की रेट ज़्यादा लगा दी, किस्तें ज़्यादा बढ़ गई, या आपका बिना सूचना दिए ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दी गई। तो ये सब वित्तीय अनियमितताएं कहलाती हैं, जिसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में भी जोड़ते हैं। लेकिन आपके उनके बीच में, बैंक के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, जैसे फोरक्लोजर की शिकायतें ज़्यादा आती है बैंकों में कि अगर मैं राशि जल्दी चुकाना चाहता हूँ ऋण की तो वो फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस और कई गाइडलाइंस ऐसी आ जाती हैं कि फोरक्लोजर चार्जर नहीं ले सकते, या फोरक्लोजर चार्जेस की रेट एग्रीमेंट में खाली पड़ी हुई है। तो ये सब सेवाओं में कमी, उपभोक्ता को सतर्क रहकर ही इन सब चीज़ों का उपयोग सेवाएं लेनी चाहिए। लेकिन सेवाएं ले भी, अब कई लोगों को नहीं मालूम कि कई बैंक सुविधाएं, बैंक खाता खोलते ही 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड भी बीमा दे देता है, क्योंकि आम आदमी को नहीं मालूम। एक्सीडेंटल बीमा होना है तो उस खाता खोलते ही ग्रुप इंश्योरेंस में भी आपका बीमा होता है, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम। तो बैंकों में भी अनियमितताएं होती है, आपका फंड दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, ये तो आजकल बहुत सेवाओं में कमी हो गई। आपके खाते में बैंक में बैलेंस होते हुए चेक हटा दिया गया, या आपका चेक जो जमा होना चाहिए था वो किसी और के खाते में जमा हो गया और आपने इस भरोसे दूसरे का चेक काट दिया। तो ये इस तरह की काफ़ी वित्तीय अनियमितताएं होने के कारण उपभोक्ता कानून के अंतर्गत यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वो सेवाओं में कमी के बारे में शिकायत करें और उसको नितांत होने वाली किसी प्रकार की कोई भी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो साबित करेगा। जी जी, एक मेडिकल, वो भी इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिली शिकायतें। देखिए, चिकित्सा सेवाओं को भी अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी निर्धारित कर दिया है कि मेडिकल की सेवाएं भी है, क्योंकि जिस इलाज को हम ले रहे हैं, जिस अस्पताल पर हम विश्वास करते हैं, उसकी परफेक्शन की भी उम्मीद करते हैं। अगर किसी ने कहा मैंने अस्पताल खोल लिया है तो मुझे उसके ऑपरेशन थिएटर में जाके झांकने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर चालू है कि नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट है कि नहीं है, कि ये डॉक्टर है किसको एम्प्लॉय रखा गया है वो एमडी है कि नहीं है। ये मेरा परफेक्शन नहीं है, ये मेरा काम उपभोक्ता का नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर परफेक्शन नहीं है, सेवाओं में कमी होती है, लापरवाही होती है, वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में आए। जी, पानी और बिजली से संबंधित सेवाएं, उसमें किस तरह की शिकायतें आ रही हैं कंज्यूमर को? भाई, पानी की सेवाएं भी यद्यपि एकाधिकार सेवाएं गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता को पानी का प्रेशर पूरा नहीं मिल रहा, पानी का बिल आ रहा है, मिनिमम चार्जेस लग रहे हैं, मीटर रीडर देखने नहीं आ रहा लेकिन बिल आ रहे हैं, और पानी का प्रेशर भी कम नहीं आ रहा है। ज़्यादातर शिकायतें एक्सेस बिलिंग को लेकर आती हैं कि जब मैंने पानी का इतना उपयोग किया नहीं, पानी जब एक ही टाइम आ रहा है तो बिल इतना क्यों आ रहा है। तो बिल का कंजप्शन और उनके द्वारा दी गई छूट अथवा जो भी कुछ है, अगर एक्सेस बिलिंग हो तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाए। जी, और इसी तरह बिजली में बिजली एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि हर जगह एकाधिकार युक्त सेवाएं नंबर 1। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिजली के एक्सेस बिलिंग से उपभोक्ता परेशान होकर हमारे यहाँ आता है, या कोई ड्यूरेशन का 20 साल पहले की कोई आउटस्टैंडिंग निकाल दी इन द नेम ऑफ ऑडिट के केसेस भी आते हैं। इसके अलावा किसी उस परिसर में किसी का बकाया है तो उसकी बकाया की वसूली भी बिजली बोर्ड करना चाहती है। और बहुत सारी सेवाएं जो एकाधिकारित होने के कारण बिजली एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आम उपभोक्ता बिजली से त्रस्त है और बिजली में आने वाली समस्याएं
और एक्सेस बिलिंग ही मेन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो बिजली के बिल आते हैं उसकी रीडिंग, उसकी टोटलिंग कैसे होनी चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और हर चीज़ को पढ़ें। मेरा बार बार कहना होता है कि अज्ञानता क्षमा नहीं है, कि आप अज्ञान थे, आपने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दी, जैसे कई बार विवाद जो होता है वो स्लैब को लेकर होता है कि अगर आपका कंजम्पशन 100 तक तो फ्री है, 100 तक इतना है, उसमें आपको देखना है कि मेरी कहीं 100 से 104 जानबूझ कर तो नहीं बढ़ाई गई, जिससे एक्सेस। तो ये सब चीज़ें आम उपभोक्ता को पूछनी चाहिए, और क्या क्या स्कीम है, कहाँ का एग्जम्पशन है, कौन सा सर्कुलर है, ये सब की जानकारी देंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि उस सेवाओं में सुधार भी होगा। आपका कोई भी एक्सेस बिलिंग, मिनिमम चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, जो भी कुछ होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लॉ के फंक्शन के अनुसार। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो श्रेणी में नहीं आ रहा हूँ तो आपको आवश्यक रूप से शिकायत करनी चाहिए। जी, एक इसी तरह बीमा की भी इन दिनों बहुत सी शिकायतें हैं, भले वो मेडिक्लेम हो या ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बीमा हो, तो क्या बताएं? देखिए, बीमा बहुत व्यापक सब्जेक्ट है। हर आदमी बीमा की सेवाएं ले रहा है। बीमा भी सेवाओं के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि मैंने अगर मेरा बीमा लिया तो मेरे कोई फ़ायदा होगा, मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और उसको रीसेल भी नहीं कर सकता। लेकिन बीमा सेवाएं क्यों मानी गई? क्योंकि बीमा ने उसको गारंटी दी कि अगर आपके साथ दुर्घटना होगी, क्षतिपूर्ति की दायित्व मेरा। अब हो क्या रहा है कि बीमा कराते समय सावधानी बरतना इसलिए जरूरी हो गया है कि आने वाले समय में जब भी कोई दुर्घटना होगी, क्लेम आएगा, बीमा कंपनी अपने कुछ अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन दिखाएगी कि ये हमारी बीमा में कवर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं, मेडिक्लेम ले रहा हूं मैं या LIC ले रहा हूं, तो फॉर्म खुद भरें। उसके अंदर हर कॉलम में पूछा जाता है कि आप कभी बीमार रहे, मेडिकल इलाज लिया, आप आवश्यक रूप से हाँ लिखें। अल्कोहलिक हैं, पान गुटखा खाते हैं, या इससे पहले कोई सिम्टम्स हैं आपको बीमारी के, आपको यस में लिखना चाहिए। जो नवीनतम जानकारी आपके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, आपका एजेंट भी नहीं जानता, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारा फॉर्म ही हमारा एजेंट भरता है, इसलिए क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 16 साल पहले अगर आपका ऑपरेशन हुआ था तो आप लिख दी यस, बीमा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन आपको अगर ऐसा लगता है तो भी अधिक सावधानी के लिए, जिससे क्लेम के वक्त दिक्कत ना आए, तो आप अपना मेडिकल जांच करें, मेडिकल जांच रिपोर्ट पेश कर दें कि आज की तारीख में आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। बीमा होने के बाद बीमार हो सकते हैं, लेकिन बीमा होने से पहले की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने झूठ बोलकर बीमा कराया तो बीमा कंपनी किसी भी हालत में आपको क्लेम नहीं देगी, और आपका जो बीमा पॉलिसी जो कंटिन्यू चल रही है वो लगातार नहीं चलेगी और बीमा वहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उनमें एक कंडीशन भी लिखी रहती है कि आपने जो कहा वो गुड फेथ में कहा है, और बीमा कंपनी ने भी उस गुड फेथ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप झूठ बोल के जानकारी देते हैं, कभी सपोज आप बीमार रहे और उसी बीमारी के बारे में आप लेते हैं, इवन डॉक्टर की हिस्ट्री भी आप अगर लिखा रहता है, तो डॉक्टर को आपने एग्जाम्पल किया, मेरे को 1 महीने से खांसी है, लेकिन उसने लिख दिया 1 साल से खांसी है, अगर है तो उसको रेक्टिफिकेशन कराइए, क्योंकि इस आधार पर भी बीमा कंपनी क्लेम को मना कर देती है, क्योंकि आपने सही जानकारी नहीं दी। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा कि गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो गुड फेथ दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन बीमा होने के बाद बीमारी हो जाए, इसका पूर्व में आभास आपको नहीं था, आपने कहीं इलाज नहीं लिया था, तो भी आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि आपने इससे पहले आपको जानकारी इस बारे में नहीं थी। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि बीमा सेवाएं हैं, बहुत अच्छी सेवाएं हैं, लेकिन सोच समझ कर बीमा लीजिए और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए। क्योंकि अभी तक बीमा हम करा रहे हैं केवल सेफ्टी के लिए या इनकम टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अगर हम बीमा कराएं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्शन क्लॉज, राइडर्स, कितने साल तक बीमा नहीं मिलेगा, कौन सी बीमारी का नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी आपको इकट्ठी करने के बाद पश्चात ही आपको बीमा लेना चाहिए। क्योंकि बीमा कंपनियों में अलग अलग तरह की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, और मेरा मानना है कि अगर आपने एक पॉलिसी ली तो उसे लगातार रखें, जिससे आपको फ़ायदा है। लगातार रखने से ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर बार नई पॉलिसी लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एक ये ट्रांसपोर्ट संबंधी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरह की जागरूकता रखनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण में ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को भी उपभोक्ता में दायरे में माना गया। इसमें रेलवे भी है, हवाई जहाज की सेवाएं भी हैं, या बस और ऑनलाइन बस भी है, और कैब भी है। कैब्स इन दिनों कैब्स की बहुत इन दिनों बहुत आ रहा है कि कैब आपने बुक कराया, कैब टाइम पर नहीं आई, कैंसिल हो गई राइड। ऐसी सेवाओं को भी हमने उसको अनफिटेड प्रैक्टिस में माना है, क्योंकि अगर आपने सेवाओं का वादा कर लिया और सेवाएं निश्चित समय पर नहीं पहुंचाई या उसमें इम्परफेक्शन हुआ, वो ही आपकी सेवाओं में कमी के कारण जो क्षतिपूर्ति वो मिलेगी। मैं आपको एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ आम उपभोक्ता के लिए कि ट्रांसपोर्ट की सेवाओं में हवाई जहाज की सेवाएं जैसे ली, टिकट कंफर्म है लेकिन आपको बैठने से मना कर दिया गया, फ्लाइट अत्यधिक लेट है या कैंसिल हो गई है, अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए, वो नहीं करी, वो सेवाओं में कमी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपने बस की सेवाएं ली, आपको सीट नहीं दी गई, सीट दी गई और कोई बैठा हुआ था आपकी सीट के ऊपर, तो हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं किस लिए खर्च कर रहे हैं? सुरक्षित यात्रा हो और आरामदायक यात्रा हो। तो उसमें अगर किसी प्रकार की सेवाओं में कमी हो रही है, तो बहुत पहले की एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि सीट फटी हुई थी, खिड़की टूटी हुई थी, कांच टूटे हुए थे, ये यात्री को ठंड लग गई, उपभोक्ता के दायरे में आएगा। आपकी बस एसी है और एसी नहीं चल रहा, तो ये सेवाओं में कमी है, ये इम्परफेक्शन है। और जब आपने इतना पैसा खर्च किया है, किसके लिए किया था? कंफर्टेबल यात्रा के लिए। और अगर आपको आरामदायक यात्रा नहीं मिल रही है तो आपको सेवाओं में कमी मानी जाएगी। ऐसी ट्रेन में अगर आप सेवाएं ले रहे हैं, रिजर्व कंपार्टमेंट में अगर अनऑथोराइज भीड़ घुस जाए, सामान चोरी हो जाए, साफ सफाई डिब्बे में ना हो, पानी ना हो, तो ये सब सेवाओं में कमी है। ये आपका अधिकार है। एक जमाना था जब लिखा रहता था यात्री अपने सामान की देखभाल खुद करें। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले दिए, उसमें लिखा कि रिजर्व कंपार्टमेंट में अनऑथोराइज भीड़ घुस जाएगी, सामान चोरी हो जाएगा यात्री का, तो रेलवे प्रशासन को दायित्व दिन माना गया। इस तो तरह के कुछ केसेस भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि हमारा ये मानना है कि कोई भी सेवाएं लें, उस सेवाओं के बारे में पहले जानकारी इकट्ठी करें कि आपके क्या अधिकार है, साथ साथ आपके दायित्व भी क्या है। आपको अगर अपने दायित्व का ख्याल है तो आप सेवाओं के अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। अब मान लो मैं ट्रेन में लेट ही पहुंच रहा हूँ, 1 घंटे लेट जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरा हवाई जहाज छूट गया, तो छूटेगा। आपको जो नियम बताए गए हैं उस नियमों की पालना करते हुए अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे को ये दायित्व है कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी लें और सही समय पर सही पहुँचें, तो शायद सेवाएं आपकी सुखद हो सकती हैं। जी, इसी को लेके मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, टूर पैकेज जो उनमें भी बहुत सारी शिकायतें आती कि दावा ये क्या था कि हम यहाँ घुमाएंगे या यहाँ लेके जाएंगे, वो भी एक तरह की सेवा है। देखा, उपभोक्ता कानून में टूर वालों ने कहा, टूर ने दावा किया कि हम आपको पैकेज टूर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो होटल उस लेवल की नहीं है, तो सेवा में कमी मानी गई। या आपको जहाँ जहाँ घुमाना था वो भी नहीं है। तो उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षित हैं। और उसको सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कि टूर लेने से पहले उसकी इन्वेंटरी मांगी, कहाँ कब कितने जगह, उसके बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। विदेश में जाने के बाद अगर आपको, मैंने 5 स्टार होटल के लिए उसने बताया और वो 3 स्टार होटल भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो उसमें इम्परफेक्शन वाली बात आएगी। लेकिन उसके साथ साथ विदेश में जाने के बाद, पैकेज टूर में जाने के बाद साथ साथ शिकायत करते रहें, क्योंकि आपका ईमेल भी है आपके फ़ोन में, और आप शिकायत भी करते रहिए, होटल वाले से भी लिखवाते रहिए, बिल भी लेते रहिए। अगर आपको ड्राइवर ने सही नहीं घुमाया, वहाँ की गाइड ने आपको मिसगाइड किया, तो ये भी सेवाओं में कमी मानी जाएगी, क्योंकि आप पैसा खर्च करके आप मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, और मनोरंजन में भी पूरा मनोरंजन नहीं हुआ, घटिया क्वालिटी की सेवाएं प्रदान की गई, तो वो टूर पैकेज भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आता है। जी, सेवाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ सर ने बताई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू।